अब चलते हैं चीन। अप्रैल में चीन के गोल्ड इंपोर्ट में उछाल देखने को मिला। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल के दौरान हांगकांग रूट से चीन ने करीब 87 टन गोल्ड का इंपोर्ट किया है। मार्च में हुए इंपोर्ट से ये 81% ज़्यादा है। मार्च के दौरान हांगकांग रूट से चीन में 47.86 टन सोना आया था। सर, चीन में गोल्ड इंपोर्ट बढ़ने की वजह क्या है? चीन में गोल्ड की डिमांड लगातार बढ़ रही है। एक तो रिटेल और वेल्थ मैनेजमेंट की साइड से काफ़ी बड़ी डिमांड है चीन में। चीन के बैंक गोल्ड का बड़ा हिस्सा जुटा रहे हैं। हम आपको अपनी गोल्ड पर अलग अलग चर्चाओं में बताते रहे हैं कि पिछले 10 सालों में दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट करने वाले देशों में या गोल्ड का रिजर्व बनाने वाले देशों में चीन है, क्योंकि वो अपने विदेशी मुद्रा भंडार के रिस्क को हेज करते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर में ही होता है, जैसे कि जो प्रमुख बड़े बैंक हैं उन्होंने अपने रिजर्व्स में अपने भंडारों में गोल्ड की मात्रा बढ़ाई है। दूसरी बड़ी चीज़ ये भी दिखाई दे रही है कि हांगकांग के रास्ते से गोल्ड की बढ़ोतरी इन्वेस्टमेंट डिमांड को भी दिखाती है। चीन ने अपने यहाँ गोल्ड का और सिल्वर का एक बड़ा मार्केट तैयार किया है, जिस मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर ट्रेड करते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डिमांड चूँकि गोल्ड की कीमतों के साथ तेज़ी से बढ़ी है पिछले वर्षों में, तो चीन में तो उसकी बढ़ोतरी और ज़्यादा तेज दिखती है, 60 से 70% के आसपास दिखती है। और एक बड़ा शिफ्ट जो चीन के निवेश के व्यवहार में आ रहा है, चूंकि चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट थी, मंदी थी, रियल एस्टेट में कीमतें तेजी से गिर रही थी, तो पिछले कुछ वर्षों में या पिछले 2-3 वर्षों में अगर आप माने कोविड के बाद से, तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ा है। गोल्ड एक वैकल्पिक निवेश का, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का माध्यम बन के निकला है, तो इसलिए गोल्ड की डिमांड भी बढ़ी हुई है। तो सरकारी सेंट्रल बैंक की तो डिमांड है ही, इसके अलावा जो निजी डिमांड है, जिसको आप गैर आधिकारिक डिमांड कह लें, ये दोनों फैक्टर्स भी बता रहे हैं। और हांगकांग सबका चैनल सबसे ज़्यादा मैटर करता है चीन के लिए, क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा सोना चीन में आता है। गुरुवार को जारी हुए यूएस के आर्थिक आंकड़ों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था दबाव में नजर आ रही है। आंकड़ों के मुताबिक मई के दौरान अमेरिका में महंगाई दर 3.8% है, जो 3 साल का ऊपरी स्तर है। इसके अलावा मार्च तिमाही में ग्रोथ आंकड़ों में कटौती की गई है। पहले मार्च तिमाही के दौरान 2% ग्रोथ का अनुमान था, जिसे घटाकर 1.6% किया गया है। सर, अमेरिका में महंगाई बढ़ने की वजह क्या है? महंगाई के आंकड़े चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक है। और अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के जो बदले हुए सुर हैं ईरान के युद्ध को लेकर, युद्ध को समाप्त करने को लेकर, उनमें इन महंगाई के आंकड़ों की झलक आप देख सकते हैं। 3.8% के आसपास महंगाई है। अगर आप अमेरिका के नज़रिए से देखें तो ये अलार्मिंग लेवल है, चौंकाने वाला लेवल है। 4% तो अपर बैंड है, जहाँ के उसके करीब खड़ी हुई है। और आधी से ज़्यादा इन्फ्लेशन, आंकड़ों को भीतर से जाने पर हमें समझ में आता है कि आधी से ज़्यादा इन्फ्लेशन केवल एनर्जी के कारण आई है। गैस, जिसको कि पेट्रोल कहते हैं, उसके प्राइस बढ़ने की 5 से 6% के आसपास प्राइस है। 4% से ऊपर की बढ़ोतरी पेट्रोल डीजल की प्राइस में राजनीतिक रूप से अमेरिका की राजनीति के लिए घातक मानी जाती है, क्योंकि ओवरऑल जो अमेरिका का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, CPI जिसको कहते हैं, जिसका भारत में जैसे खुदरा महंगाई का सूचकांक है, उसमें एनर्जी का हिस्सा 40% है। तो क्रूड की कीमत बढ़ने के कारण WTI तो बीच में $100 पर बैरल के आसपास पहुंच गया था, तो अमेरिकी क्रूड की कीमत बढ़ने के कारण इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा फूड इन्फ्लेशन में भी थोड़ी बढ़त आई है, ग्रासरी की इन्फ्लेशन में थोड़ी बढ़त आई है। लेकिन जो सबसे बड़ा दबाव है वो सरकार को महंगाई में एनर्जी के प्राइसेस से दिखाई दे रहा है। तो जब तक होर्मुज नहीं खुलती, युद्ध शांत नहीं होता, दुनिया में जो बिखरी टूटी पड़ी ऑयल की सप्लाई चेन है वो वापस नहीं लौटती, तब तक अमेरिका को महंगाई से राहत नहीं मिलने वाली है। एक सवाल सर, GDP को लेकर इन आंकड़ों में क्या बदलाव आया है, क्या बता रहे हैं ये आंकड़े? GDP का आंकड़ा रिवाइज किया गया और डाउनवर्ड रिवाइज किया गया। 1.8% की ग्रोथ थी, जो 1.6% के आसपास था। ये क्लियर मोमेंटम, जो मोमेंटम हम बनता देख रहे थे पिछले साल से, अगर आप कैलेंडर ईयर के हिसाब से देखें 2025 की तुलना में, जो गति हमको अमेरिका की अर्थव्यवस्था में बढ़त की दिख रही थी, उस पर जरूर रोक लगी है, उसकी राह में जरूर बाधाएं आई हैं। और अब सरकार भी और जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं वो मान रहे हैं कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर महंगाई का बड़ा दबाव, बड़ा पत्थर बंधा हुआ है, जिसे पीछे खींच रहा है। और जो पोटेंशियल है, जो संभावनाएं हैं, उस हिसाब से ये ग्रोथ बेहद कम है। खासतौर से इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन में तेज गिरावट दिखाई दी है। सरकार के सपोर्ट के बावजूद सरकार ने कई तरीके से अर्थव्यवस्था को मदद करने की कोशिश की, लेकिन खपत में और निवेश में तेज गिरावट दिखाई दे रही है। तो अब यहाँ से अगर आप दोनों आंकड़ों को एक साथ देखें
3.8% के आसपास की महंगाई दर जो आगे अगर नहीं कम होती तो 4% की तरफ बढ़ेगी, और 1.8 से घटकर 1.6% पर आई जीडीपी ग्रोथ रेट। यही वो स्टैगफ्लेशन का सिनेरियो है, वही परिदृश्य है जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बनता दिखाई दे रहा है, जब महंगाई तेजी से भाग रही हो और आर्थिक विकास दर गिर रही हो। यही क्लासिक स्टैगफ्लेशन होती है, जहां महंगाई और अर्थव्यवस्था में सुस्ती की जोड़ी एक साथ काम करती है। ये डोनाल्ड ट्रंप जब अपने मिड टर्म के लिए जा रहे हैं तो स्टैगफ्लेशन के संकेत कई जगह से, अलग अलग जगह से उभर कर सामने आने लगे हैं। सर, केंद्रीय बैंक से अगर अमेरिका को देखें तो ग्रोथ और महंगाई के आंकड़ों को किस तरह देखेगा, आगे क्या रणनीति होगी? यही क्लासिक दुविधा है स्टैगफ्लेशन की केंद्रीय बैंक की, क्योंकि केंद्रीय बैंक को महंगाई का आंकड़ा ये बता रहा है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी चाहिए, और ग्रोथ में गिरावट का आंकड़ा ये बता रहा है कि ब्याज दरों में कमी की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए, ताकि अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा सस्ता कर्ज मिल सके। और यही फंस गया है फेड, और यही सबसे बड़ी दुविधा होती। हमेशा स्टैगफ्लेशन को मंदी से की तुलना में ज़्यादा जटिल और पेचीदा इसीलिए माना जाता है कि आपको दो बिल्कुल परस्पर विरोधी चुनौतियों से जूझना पड़ता है। फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कमी करेगा, इस बात की तो संभावना नहीं है। हालांकि फेडरल रिजर्व में नए गवर्नर आ गए हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चुनकर आए हैं, व्हाइट हाउस के प्रभाव वाले हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने शुरुआती संकेतों में ये कहा है कि उनके लिए जरूरी नहीं है कि ब्याज दरों में कमी करें। 3.8% की महंगाई दर देखकर कोई भी केंद्रीय बैंक का प्रमुख ब्याज दरों में कमी करने के लिए आसानी से तैयार नहीं होगा, जब तक कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बहुत ज्यादा दबाव ना दिखाई दे। हाँ, बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है, इंतजार करने की कोशिश की जाएगी। इस बात का इशारा किया जाएगा फेडरल रिजर्व की तरफ से कि अगर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आती है तो महंगाई का बोझ थोड़ा सा कम हो सकता है। जैसे हमने आपको बताया कि महंगाई फिर 3.5-3.4% के आसपास आ सकती है अमेरिका में, लेकिन ग्रोथ को बढ़ाने के लिए अब सस्ते ब्याज दर की विटामिन देने की गुंजाइश फेडरल रिजर्व में नहीं बची है। और इसलिए भारत में आरबीआई की बैठक जो कि जून में होनी है एमपीसी की, और उसके साथ अमेरिका में फेडरल रिजर्व की बैठक, इन दोनों पर करीब से आप निगाह रखिए अगर आप निवेशक हैं, क्योंकि ये दोनों बैठकें बेहद महत्वपूर्ण होने वाली हैं।